क्या ये आजादी है? ये कुएं कब आजाद होंगे भारत के? ये दलितों की मूछें कब आजाद होंगी कि वो फल फूल सके? ये दलितों के बच्चे कब आजाद होंगे जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर के पढ़ सके? इसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है सफाई कर्मियों को, ये मोदी ने कहा है मोदी 2014 में। मोदी जी अगर कहते हैं कि आध्यात्मिक सुख मिलता है तो मैं मानती हूँ मोदी जी को सबसे पहले ये सुख लेना चाहिए। क्यों बेकार में पीएम बनकर के देश की टेंशन लेने के लिए आप बैठे हुए हैं? उस कुर्सी को छोड़िए, कांटो भरी कुर्सी है, वैसे भी उस पर बहुत परेशानियां हैं। आपको आध्यात्मिक सुख लेना चाहिए। आप अध्यात्म का सुख लेने के लिए वहां क्यों जाते हैं? समुद्र के बीच में जाते हैं, साफ सुथरे पानी में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, बर्फ की पहाड़ियों में जाते हैं। आपको सीवर में जाना चाहिए। तो मोदी जी अगर आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो आध्यात्मिक सुख है तो फिर अपने लिए आप दोगला आध्यात्मिक सुख क्यों उठा रहे हैं? दूसरे तरह का क्यों उठा रहे हैं? आप भी गटर में, सीवर में उतर के आध्यात्मिक सुख उठाइए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे के लिए तो आध्यात्मिक सुख नीच काम में बता रहे हैं और अपने लिए वो सर्वश्रेष्ठ काम में अपना आध्यात्मिक सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये धोखा है, ये जुमला है, ये धोखाधड़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है। आप जो जिस तरह से लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं और लोग उसको पकड़ भी रहे हैं। 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की आबादी भारत के अंदर, जिसमें 80 करोड़ लोगों को खुद सरकार दावा कर रही है कि हम पेट भर रहे हैं। हम तो फिर कहां भारत आत्मनिर्भर हुआ? अगर भारत आत्मनिर्भर है तो भारत अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाए ना। सरकारें खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, नागरिकों को नहीं बना रही। अगर सरकारें उनको राशन दे रही है, रोटी दे रही है, तो सरकारें सबसे पहले तो उनकी स्किल की जांच करें। अनपढ़ लोग भी बहुत सारे स्किल पे काम कर सकते हैं, उनकी शिक्षा पे काम करें, उनके लिए आगे जो रोजगार है उस पर काम करें। तो खुद ही इस देश की जनता जो तुम उसे 5 किलो अनाज में उलझाए पड़े हो, वो खुद ही अपने श्रम से, अपने स्किल से इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन उसमें आपको नहीं लेना इनका योगदान, क्योंकि आपको तो लगता है कि इस देश में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो कुछ जाति वर्ण है, बड़ी व्यवस्था के ऊंचे पायदान के लोग, उन्हीं को आप सबसे आगे रखते हैं, चाहे उनमें कोई रत्ती भर का धेले भर का टैलेंट ना हो। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, क्या कहना? कोई आजादी का अमृत महोत्सव केवल बीजेपी मना रही है, क्योंकि बीजेपी ने जितना लूट खसोस करनी थी कर ली और जितना लोगों को गुमराह करना था कर लिया। नोटबंदी करके काला धन वापिस लाएंगे, उससे पहले कहा 15 लाख रुपए लेकर आएंगे। आजादी का काहे का अमृत महोत्सव है? 140 करोड़ की जनता की जेब में जो 15 लाख रुपए जाने थे वो बीजेपी के खाते में चले गए सारे। वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर दिया। तो अब ये बताइए, जो घोटाला करके जगह जगह करोड़ों के अरबों के 5 स्टार जैसे जो है आईटी सेल के ऑफिस बनाए हैं बीजेपी ने, आरएसएस ने, तो ये इनके लिए तो भाई अमृत महोत्सव हो गई। आप उससे पूछिए ना, जिसका कल ही जिस बच्ची का रेप हुआ है, 14 वर्ष की बच्ची का, उसके घर जाकर पूछिए ना कि भाई अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, देखो आपके पीछे कैसे लठ लेके भागेगा। आप उससे पूछिए ना, जो जिसका पिछले ही साल 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो मेघवाल लड़का था, इंद्र मेघवाल, उसके टीचर ने इस बात में उसकी हत्या कर दी थी कि उसने पानी छू लिया था, पानी का मटका छू लिया था। अभी 4 दिन पहले की घटना है कि बाहर के नल पर किसी ने पानी पी दिया तो दलित को किसी 7 क्लास के व्यक्ति ने इसलिए हत्या कर दी मार मार के कि उसने पानी कैसे पी लिया उसके नल से आके। कहते हैं कि पानी पिलाना तो बड़ा पुण्य का काम है। ये इन्हीं की कहावत है। और यही लोग जब दलित पानी पी लेता तो उसको मार देते हैं। तो आप ये बताइए, जिन लोगों को पानी पीने तक की आजादी नहीं है वो अमृत की बात कैसे कर सकते हैं? उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आप उनको एक तरह का धोखा दे रहे हैं। जो आज अभी देश में फ्रीडम को लेने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, जिनकी हत्याएं हर दिन हो रही हैं, जिनके रेप हर दिन हो रहे हैं, जिनकी महिलाएं ना खेतों में सुरक्षित है, ना दफ्तरों में सुरक्षित है, ना सड़कों में सुरक्षित है, ना ही घरों तक में सुरक्षित है, ना वो किसी भी तरह से राजनीतिक अगर एक्टिविटी में जाती है तो वहां सुरक्षित है। आप कैसे कह सकते हैं कि अमृत महोत्सव है? तो महोदय, अमृत महोत्सव अगर बात कोई कर रहा है तो वो जरूर हराम की खा रहा है, वो मेहनत करने वाला नहीं है। वो जरूर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, वो रेपिस्टों के साथ खड़ा है। अगर कोई आजादी का अमृत महोत्सव मना जा रहा है, घर घर रोटी पहुंचाओ भाई, घर घर रोटी पहुंचाओ, लोग भूखे हैं, घर घर रोजगार पहुंचाओ, घर घर शिक्षा पहुंचाओ। घर घर तिरंगा पहुंचाने की बजाय घर घर शिक्षा पहुंचाओ, ये ज्यादा जरूरी है। हमारे सरकार कभी भी घर घर शिक्षा ज्योत जलाने की जो है बात नहीं करती। तो इससे कितना घटियापन महसूस होता है कि बात तिरंगे की करते हैं। अगर घर घर तिरंगा पहुंच रहा तो ये बताओ कि आरएसएस वालों के घर पे भी तिरंगा पहुंचेगा क्या? आरएसएस के ऑफिस में भी एक तिरंगा पहुंचा दो ताकि वो भगवा लहराता हर वक्त तिरंगा नहीं फहराता। तो क्या बीजेपी आरएसएस के ऑफिस में झंडा है? क्यों? क्या भारत माता का झंडा, भारत का एक ही झंडा है, राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है ना।
तो उसको राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा और क्या हो सकता है, आप उसको फहराइए। ऐसा तो हर कोई अपना पर्सनली कोई ना कोई झंडा ले रहा, कोई नीला, कोई पीला, कोई काला, कोई हरे रंग का है, तो सब अपना अपना फहराएंगे, तो फिर राष्ट्रीय झंडे का सम्मान क्या रह गया। तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा, तो सबसे पहले तो आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा लगवा दो, यही बहुत बड़ी बात मान लेंगे हम। दूसरी बात यह, घर घर तिरंगा पहुंचाने से पहले घर घर रोजगार पहुंचाओ, घर घर शिक्षा पहुंचाओ, घर घर सुविधाएं पहुंचाओ, घर घर लोगों के बीच में जो नफरत फैली हुई है उस नफरत की जगह मोहब्बत पहुंचाओ। जो आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर इसकी आड़ में फैलाई है ना, लोगों के दिमाग में जो गोबर इंप्लीमेंट किया है आपने, उसको निकाल करके सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में राष्ट्रभक्ति के 2-4 चीजें पहुंचाओ, ताकि उनको लगे कि राष्ट्र का जो प्रेम है वो केवल एक दिन झंडा लहराने से नहीं हो जाता, राष्ट्र का प्रेम केवल एक दिन घर घर तिरंगा पहुंचाने से नहीं हो जाता। राष्ट्र का प्रेम हर दिन दिल में बहने वाली एक भावना है जो हमारे मन में होनी चाहिए, जिसमें यह होता है कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं है, कोई देश के अंदर पीड़ित तो नहीं है, उसके साथ हम खड़े हो, कोई सरकार हमारे देश की जनता के साथ गलत तो नहीं कर रही है, उस गलत के खिलाफ खड़े हो। तो ये राष्ट्रीयता है ना, कि ये ढोंग नोटंकी, नाच लिया, तिरंगा फैला लिया और फिल्मी गानों पर डांस कर लिया जी, होगी देशभक्ति पूरी। तो ये ढोंगी और ये नोटंकी और ये ड्रामेबाजी और ये जो फिल्मी एक्टिंग है, ये केवल फिल्मों तक सीमित लगती है। लेकिन जब देश का नागरिक भी इसमें उलझ जाए, जब देश के नागरिक भी मीडिया के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में, नेताओं के फैलाए हुए झूठ में उलझ जाएं, तो समझ लेना कि अब राष्ट्रभक्ति बिल्कुल जमीन में धंस दी गई है। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, जो SC/ST के इंटेलेक्चुअल हैं, कि दलितों को आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी अभी तक नहीं मिली है देश नहीं में। मिली है, नहीं मिली है। मैं कहती हूँ ना, धार्मिक आजादी नहीं मिली है उनको। वो आज भी मंदिर में जाते हैं तो मार के भगा दिए जाते हैं। उन्हें आज भी अगर आप कहें धार्मिक आजादी, अगर वो कहे कि मैं मंदिर का पुजारी बनना चाहता हूँ तो उसको भगा देंगे, उसको मंदिर का पुजारी नहीं बनने देंगे। अगर वो कहे कि जो ज्योतिष मठ हैं, जो चारों धाम के जो मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों में बताइए एक भी दलित है क्या? एक भी दलित है? नहीं है ना। इस देश के अंदर अगर दलित कहे कि मैं जुडिशरी में, मैं कॉलेजियम सिस्टम में मैं भी जज बनना चाहता हूँ, तो उसको पहले उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, फिर जाएंगे। अगर इस देश में कोई कहे कि मैं इस देश का कोई जागरूक व्यक्ति, दलित ऐसा जो वास्तव में अपने आप को महसूस करता हो कि वो क्या है, असलियत जानता हो अपने इतिहास की, अगर वो कहे कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो उसको हटा देंगे। जो सीढ़ियों पर बैठ के पूजा कर रहा होगा गुलाम प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको राष्ट्रपति बना देंगे। तो ये कहाँ है उनकी आजादी? उन्हें अभी वास्तव में आजादी नहीं दी गई। और भारत के अंदर भी 2 प्रकार के दलित है। एक तो ये दलित है जो कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, एक वो दलित है जो कहता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। तो दोनों दलितों के अंदर अंतर है और दोनों दलितों में यही भेद है बस, कि वो विचारधारा से अपने सही और गलत को नहीं समझते। एक समझता है कि हाँ सही डायरेक्शन क्या है, एक समझता है कि सही डायरेक्शन की जगह वो दुश्मन के साथ लग के लड़ता है। तो उसको भला कहां से होगा? यही बात है कि आज भारत के अंदर हम जैसे लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि हम सही सड़क पर चलने के लिए लोगों को तैयार करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, यहाँ तक कि उनको चलकर दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर अगर आपको लगता है कि आप राष्ट्रभक्त हैं, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपनी राष्ट्रभक्ति को, कि राष्ट्रभक्ति एक दिवसीय तो नहीं है कहीं। अगर ये एक दिवसीय राष्ट्रभक्ति है तो थोड़ा सा झांकिए, थोड़ा तराशिए अपने आप को, थोड़ी अपनी राष्ट्रभक्ति को टटोलिए। और इस देश के, आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो एक बार भगत सिंह को पढ़ लीजिए। इस देश के हर युवा के लिए भगत सिंह, शहीद भगत सिंह एक लाइन कहते हैं कि मैं उस युवा को नपुंसक मानता हूं जो युवा होकर भी, यंग ब्लड होकर भी, जो भक्ति में लीन है, जो भगवान में आस्था रखता है। क्योंकि भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति उसके भरोसे बैठ जाता है, ना तो देश की देखभाल करता है, ना परिवार की करता है, ना समाज की करता है, ना कुरीतियों से लड़ता है। तो ऐसा संदेश देने वाला जो हमारे देश का युवा, जिसने अपना जीवन लगा दिया, अगर भगत सिंह को हमारे देश के लोग जो आज झंडा लेकर घूम रहे हैं, एक दिन पहले थोड़ा सा भगत सिंह को पढ़ लें कि मैंने नास्तिक क्यों पढ़ा, तो मुझे लगता है कि इनको जो है थोड़ी भक्ति भी आ जाएगी और इन्हें पता भी चल जाएगा राष्ट्र के प्रति भक्ति। तभी तो मैं कहती हूँ, आजाद भारत के गुलाम दलितों, आजाद भारत में भी एक तबका जो हर चौथा आदमी जिसकी संख्या है वो आज गुलाम है। क्यों गुलाम है? कहीं वो मानसिक रूप से गुलाम है, तो कहीं वो पानी ना पी सकता, कहीं वो मूछ नहीं रख सकता, कहीं वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, कहीं उसकी महिला भी सम्मान से नहीं जी सकती, कहीं उसकी महिला सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से अगर कहीं आगे बढ़ना चाहे तो वो नहीं कर सकती। वो पूरा समुदाय एक ऐसे हीन भावना का शिकार है जहां पे आजादी बिल्कुल झूठी दिखाई देती है, जहां आजादी केवल हमें मुंह चढ़ाती दिखाई देती है। आज जब हम इस देश के अंदर है, जब एक बच्चे को ये कहकर मार दिया जाता है कि तू अछूत है, तूने पानी का मटका
का छू लिया, तो आप सोचिए कि उस बच्चे के लिए ये आजादी आजादी होगी क्या? क्या ये आजादी है? ये कुएं कब आजाद होंगे भारत के? ये दलितों की मूछें कब आजाद होंगी कि वो फल फूल सके? ये दलितों के बच्चे कब आजाद होंगे जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर के पढ़ सके? अभी आपने देखा होगा मोदी नगर में एक प्रधानाचार्य ये कह रहा है कि तू चमार का, मैं तेरे से तो ज्यादा फीस वसूलूंगा। तो ये कब आजादी होगी? इनकी आजादी कब होगी आखिर? आप भारत की अगर हम बात करें सच्चा इतिहास, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, जो अनपढ़ है, जो ढोर की तरह दूसरों के पीछे नेताओं के भाषणों पर केवल भागते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं शिक्षित और सुलझे लोगों की बात कर रही हूँ कि आजादी भारत को अभी तक मिली ही नहीं है। रियलिटी ये है भारत की आजादी की, तो सत्ता हस्तांतरण हुआ था। यस यस, ये सत्ता हस्तांतरण है। अगर आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। जो यहाँ से गोरे अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे, जब अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए हमें पहले ऐसा कुछ नियम और कानून आपके देश के अपने चाहिए जिसमें हमें ये विश्वास दिला दो कि आप अपने देश को चला सकते हो हमारे जाने के बाद। तो इस देश में फिर ये सब लोगों ने जोर लगाया सवर्ण क्लास के कि इस देश का लिखित कोई संविधान दस्तावेज होना चाहिए, जिससे कि हम इनको ये विश्वास दिला दें कि हाँ, हम तुम्हारे देश की सत्ता तुम्हें हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास ये ऐसा दस्तावेज हो कि तुम उसके आधार पर पूरी कंट्री को अपनी चला सकते हो। तो ऐसी स्थिति में भी जब इनका सारा ज्ञान धराशायी हो गया, तो फिर ये डॉक्टर अंबेडकर की शरण में गए, और डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी जाहिर करते हुए वो पूरा समर्पण लगा दिया और पूरा 100% देते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करी। और भारतीय संविधान की जब रचना हो गई, तब अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इस संविधान से सेटिस्फाइड है कि ये संविधान के माध्यम से इस लोकतांत्रिक भारत को अच्छे से चलाया जा सकता है। तब अंग्रेज यहां से जब छोड़कर गए थे, तो आपको पता होगा यहां 1990 तक, 85 तक सवर्णों का ही राजनीति पे पूरा पूरा हक था। आज ही बताइए कितने 29 राज्यों में से कितने राज्यों में दलितों का मुख्यमंत्री है? बताइए कितने हैं? पूरी सत्ता पे किसका कब्जा था? पूरी सत्ता पे आज भी कब्जा किसका है? सवर्णों का है, क्योंकि सवर्ण आगे थे, और सवर्ण आगे थे तो उन्होंने आगे वाली जो लोबी थी वही संभाल सकती थी। क्योंकि जब उस समय सत्ता में बात करी गई थी कि भी दलितों को भी हिस्सेदारी दी जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पक्ष रखा, तो सवर्णों ने ये कहा कि दलितों में लीडरशिप के गुण नहीं होते, दलित लीडरशिप नहीं कर सकता, दलित लोगों को नहीं संभाल सकता, इसलिए दलितों को जो है इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, ये कहा गया। और उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब ये सारी लॉबी जो 15% जिनको कहा जाता है 15% सवर्ण, सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ भी थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान लिखवाने का लाभ भी ले रहे थे। तो यही होता आया जब से अब तक के साथ हुआ, बिहार में मुजफ्फरपुर में 14 साल, मात्र 14 साल की बच्ची के साथ हुआ, और हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, देश के अलग अलग कोने में आप देख रहे हैं कि रेप होता है। और इसी देश का जो राष्ट्रभक्ति का झंडा उठाए घूम रहे हैं, ये रेपिस्टों के लिए आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। हाँ, ये नहीं, ये जितने भी अभी राष्ट्रभक्ति का झंडा उठा रहे हैं ना, यही जो है बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जब जेल से आए तो माला लेकर उनके गले में माला डालने के लिए गए। जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी थी रेप करके, तो उसके हथियारों के पक्ष में, उन हथियारों के पक्ष में, हाँ, जो जिन पर आरोप सिद्ध हो चुका था, उन्हें बचाने के लिए ज्ञापन दिया था। तो ये वही फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। और फर्जी राष्ट्रभक्तों की जो भक्ति होती है मात्र एक दिवसीय होती है। दूसरी बात यह है, घर घर तिरंगा पहुंचाने से पहले घर घर रोजगार पहुंचाओ, घर घर शिक्षा पहुंचाओ, घर घर सुविधाएं पहुंचाओ, घर घर लोगों के बीच में जो नफरत फैली हुई है उस नफरत की जगह मोहब्बत पहुंच। अन्यथा देश का राष्ट्रभक्त हम जैसा होना चाहिए। हम है असली देश के राष्ट्रभक्त, जो देश की हर दिन चिंता करते हैं, देश की जनता के आम मुद्दे, जो उनकी जरूरी मुद्दे, उन पर बात करते हैं, उन पर बेबाकी से बोलते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन 77 साल की आजादी में देश ने बहुत तरक्की करी है, कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है। इसके अलावा पाताल से लेकर आकाश तक सरकार ने और देश ने बहुत तरक्की करी है। मंगलयान पहुंचा दिया। फिर भी हमारे देश में आज भी सीवर में मशीनें नहीं है सीवर की सफाई करने के लिए, ठीक है। फिर भी उतरना एक इंसान को पड़ता है, जिसको दलित नाम से कहा जाता है। उतरना फिर भी एक इंसान को पड़ता है, और उसकी जहरीली गैसों से वो वहीं गटर के अंदर अपनी जान भी गवा देता है। और फिर उसकी जान चली जाती है तो 1-2 लाख रुपए देकर के वो केस रफा दफा कर दिया था। वो भी सालों उसकी विधवा को, उसके बच्चों को चक्कर काटने पड़ते हैं। तो और जो प्राइवेट वाले मरते हैं उनका तो कोई देखने वाला ही नहीं है। तो चाहे पाताल से लेकर आसमान तक हमारी सरकारें दावा करती हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी हमारी सरकारें इस देश में गटर की सफाई करवाने के लिए, सीवर की सफाई करवाने के लिए एक इंसान को उतारती हैं, जिसमें जान है, जिसमें जीवन है। वो क्यों नहीं इसके लिए मशीनें लाती, क्यों नहीं? अभी आपने देखा होगा मोदी नगर में कार पर तिरंगे की बहार है। आज लोगों में जोश है। आज जो है देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर आदमी खुश है कि हमारा देश जो है आजाद हुआ था आज के दिन। क्या कहना चाहोगी आप
क्या सोचते हैं देश की आजादी को लेकर? देखिए, ये जो आजादी का जश्न मनाते हुए सड़कों पर फफूंद की तरह दिखाई दे रहे हैं ना लोग, ये एक दिवसीय राष्ट्रभक्त है, मात्र एक दिवसीय राष्ट्रभक्त। ना तो इनको राष्ट्रभक्ति सिखाई गई, ना इनकी परवरिश में राष्ट्रभक्ति दी गई, ना इन्हें स्कूल, क्लास, कॉलेज में राष्ट्रभक्ति सिखाई गई। इनकी जो राष्ट्रभक्ति है ना, सिर्फ नेताओं ने जो बता दी वो इनके लिए राष्ट्रभक्ति है। जो मीडिया ने चला दिया प्रोपेगेंडा वो इनके लिए राष्ट्रभक्ति है। जो टीवी ने, फिल्मों में, बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों में गीत गा दिए वो इनके लिए राष्ट्रभक्ति है। बस यहाँ तक इनकी राष्ट्रभक्ति सीमित है। इसके आगे नहीं जानते कि राष्ट्र किससे बनता है। राष्ट्र बनता है देश के समस्त नागरिकों से। राष्ट्र बनता है उस राष्ट्र की 50% आबादी महिला से। राष्ट्र बनता है उस देश के मजदूर से, कर्मकार से, जो काम करते हैं। राष्ट्र बनता है इस देश के उन लोगों से जो इस देश में निर्माण करते हैं। लेकिन भारत के अंदर तो, हमारे राष्ट्र के अंदर तो काम करने वालों को नीच माना जाता है और जो परजीवी वर्ग होता है उसको सम्मानित नजर से देखा जाता है। रही बात 50% महिला आबादी की, तो महिलाओं आबादी पर आपको देखने रहोगा हर दिन ऐसी 20 घटनाएं अखबार की कटिंग में, अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि यहाँ आज ये रेप हो गया, वहां आज ये रेप हो गया, निर्भया कांड हो गया, अभी मेडिकल जो